गुरुजी का मुझे हुक्म था कि मुझको 1000 बार अपना सत्संग सुनाना है। वो 73rd बारी है जब मैं आज सत्संग सुनाने जा रहा हूँ और बहुत दूर जाना है मुझे और आई एम रियली ब्लेस्ड टुडे। तो मैं अपना सत्संग बताऊंगा, कुछ और ऐसे सत्संग बताऊंगा जो डायरेक्टली मेरे साथ हुए या जो मैंने अपने आंखों से देखे, ना कि हेयर से नहीं है। सब सत्संग जो मैं सुनाऊंगा वो ऐसे सत्संग है जो जिसका मैं एक पार्टिसिपेंट था। तो 1995 में मैं एक ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर था। मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था और हेपेटाइटिस बी का बहुत बुरा अटैक था। मेरा बिलिरुबिन काउंट -22 पे चला गया था, यानी कि अगर 22 पे काउंट है तो उसको अबव 12 बहुत डेंजरस गिरा जाता है। आरएनआर में मुझे डीआई लिस्ट पे डाल दिया था। डीआई लिस्ट का मतलब है डेंजरसली इल, यानी कि बचना थोड़ा बहुत मुश्किल है। वो कहते थे, कोई कहता था, डॉक्टर कहता था ये 1 वे टिकट है, मतलब बहुत हाई रिस्क थी। इस हालात में उनके पास हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं था। आज भी जो भी है प्रिवेंटिव इलाज है, मगर कोई एक बार हेपेटाइटिस बी हो जाए तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। तो डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि देखो हमारे पास तो कोई मेडिसिन नहीं है, मगर अगर आप कोई ठीक समझो तो कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी या कोई भी और तरीके से आप ठीक होना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपीज, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, ये आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एक नारायण में कोई स्वामी जी थे, वो माला पहनाते थे। मैंने हर तरह के तरीकों को ट्राई किया, मगर कोई भी चीज ठीक नहीं कर रही थी और मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 पे स्टडी था। 1 महीना इस लेवल पे रहा। तो तब एक दिन एक लेडी थी जो एक एयर मार्शल की वाइफ थी, खुद डॉक्टर थी, गुरुजी के साथ जलंधर से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने मुझे कहा कि एक गुरुजी आए हैं। उन्होंने ऐसे बोला, पहली बार दिल्ली में उन्होंने अपना टेम्पल क्रिएट किया है और अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ, वो हील कर देते हैं। तो मैंने इंस्टेंटली कहा कि मैं जाऊंगा। तो वो बोलने लगी कि आज शाम को मैं 8 बजे आऊंगी, अपनी स्टाफ कार के अंदर मैं आपको लेके गुरुजी के यहाँ जाऊंगी। तो गुरुजी नए नए आए थे दिल्ली में, ग्रेटर कैलाश में बेसमेंट में एक उनका टेम्पल बनाया गया था और हम वहां गए। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे कह रखा था कि मैं अपना कमरा भी नहीं छोड़ सकता, मतलब फिजिकल मूवमेंट वाज नॉट अलाउड टू बी एट ऑल। एट बेस्ट आई कुड गो टू द वॉशरूम। तो मगर मैं बहुत क्लियर था और मैं गुरुजी के यहाँ पे आना मतलब सुब्रोटो पार्क से तकरीबन 14-15 किलोमीटर की ड्राइव थी और इट वाज अगेंस्ट द डॉक्टर्स एडवाइस, पर मैं गया। जो मैं उतरा, सीढ़ियां उतरी, 4-5-6 सीढ़ियां थी नीचे बेसमेंट में जाने के लिए। सामने गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे और मैं उनकी तरफ चलने लगा। उस टाइम ज्यादा संगत नहीं थी, दिल्ली में नए नए आए थे। उस पर्टिकुलर दिन 40-45 लोग टोटल उस हॉल में थे और मैं 40 सेकंड लगे होंगे तकरीबन मेरे को स्टेयर के से उतर के गुरुजी के यहाँ पहुंचते पहुंचते। मुझे जैसे कहा गया था मैंने गुरुजी के पांव छुए और गुरुजी ने इमीडिएटली अपना हाथ मेरे सिर पे रखा एंड ही सेड, चोपड़ा तेनू ठीक कर देता, तेरा हेपेटाइटिस खत्म। आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा गुरुजी ने इंस्टेंट ब्लेसिंग दे दिया है। एक कोने में मैं जाके बैठ गया क्योंकि मेरे को रेस्ट करना था। मैं दीवार के साथ जाके बैठ गया। 5 मिनट के बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। गुरुजी अमृत कैसे बनाते थे? उनके सेवादार स्टील के टम्बलर्स लेके, पानी के टम्बलर्स लेके आते थे। गुरुजी के पास एक चंदन की माला थी, वो माला को उस पानी के अंदर घुमाते थे, कुछ मंत्र बोलते थे और उसके बाद वो अमृत बन जाता। सबसे पहला उन्होंने एक गिलास मुझे दिया, मैंने पिया। उसके बाद वो अमृत बनाते गए और उनको देते गए। फिर जो मेरा गिलास खत्म होता था तो मुझे फिर देते थे। ऐसे करके गुरुजी ने मुझे 8 गिलास अमृत पिलाया। देखिए, एक गिलास में, टम्बलर में 250 ml के करीब पानी होता है। 8 गिलास पीना आसान काम नहीं, मतलब 2 लीटर्स का पानी
एक के बाद एक मैंने उस टाइम पी लिया। एंड गुरुजी हैड गिवन इंस्टेंट ब्लेसिंग्स। उसके बाद थोड़ी देर में लंगर शुरू हो गया, आधा पौना घंटा, 9:30 बजे लंगर शुरू हो गया। उस जमाने में लंगर एक जिनों को एक ही प्लेट मिलती थी, उसके बाद तो एक प्लेट में 4 लोग खाने शुरू हो गए थे। तो जब मैं अपना खाना शुरू करने लगा तो मेरे साथ जो डॉक्टर बैठी थी उन्होंने कहा कि देखिए, एज अ डॉक्टर मेरे को एडवाइस करना है कि देसी घी और इस तरह का खाना आपके लिए बिल्कुल मेडिकली ठीक नहीं है, मगर यू हैव टू टेक योर कॉल बिकॉज ये प्रसाद। तो मैंने क्लियर था मैं अपने दिमाग में, मैं कहने मैं खाऊंगा। तो मैंने अपना लंगर खाना शुरू किया। जब मेरी दूसरी रोटी खत्म हुई तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, उनके हाथ में एक और रोटी थी और उन्होंने मुझे दे दी। मैंने वो भी रोटी खा ली। और जब हमने लंगर खत्म किया तो गुरुजी ने कहा कि अब जाओ, परसों आना, फौजी आदमी है, पढ़े लिखे हैं, टेस्ट करा क्या। मेरा टेस्ट एज इट इज ड्यू था, तो नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग ब्लड टेस्ट दिया। उसके अगले दिन रिजल्ट आया, और जब वो रिजल्ट आया तो बिलिरुबिन काउंट बहुत ही नीचे आ चुका था। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा देखो गुरुजी ने इंस्टेंट कल्याण कर दिया और मेरा बिलिरुबिन काउंट एकदम नीचे उतरा है। और मैं बड़ा एक्साइटेडली, उस दिन शाम को मुझे जाना था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई। और क्यों हम एंटर किए मंदिर में तो गुरुजी खड़े हो गए और ही कॉल्ड माय वाइफ बाय नेम। उन्होंने कहा सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई सी, मैंने पता क्यों नहीं आई सी, बट आजा तेरी फाइल खोल देना है। एंड दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, फाइल खोलना का मतलब है कि वो फाइल आपके बारे में ऐसी चीजें बताएंगे जो किसी आउटसाइडर को नॉर्मली पता नहीं होंगी। 10-12 चीजें ऐसी उन्होंने सुमन आंटी के बारे में बताई, सारी की सारी बिल्कुल सही थी। कैसे गुरुजी को पता लगा, मुझे क्लियर हो गया कि गुरुजी कोई एक बड़ी आत्मा है, अंतरात्मा है, बहुत बड़े उन्होंने मेडिटेशन की है, कोई उसमें उनमें बहुत पावर है। उसके बाद मेरा बिलिरुबिन काउंट ठीक होता गया। एक दिन गुरुजी कहने लगे कल टेस्ट ड्यू है। मैं क्या गुरुजी कल नु टेस्ट ड्यू, कहते कल तेरा काउंट 3 होएगा। मैं क्या नहीं गुरुजी, जिन्नी तेजी ना उतरे है ये हुन एक तो थले चले जाएगा, इट विल बी बिलो 1। गुरुजी से ने कोई गल नहीं, टेस्ट कराओ। यू वोंट बिलीव इट, मैंने जब टेस्ट कराया तो रिजल्ट वाज 3। That's what Guruji had said. So how could he predict the rate at which it had been coming down? Yet he said, no, it will be 3, and it was 3. So I will leave this part of my satsang here because many things happened, and I became absolutely all right, and God has been kind. I'm still sitting here and narrating my satsang even today. एक और सत्संग मेरे टाइम ही पैरेलली हो रहा था। एक मेजर जनरल थे आर्मी के, उनको एनुअल मेडिकल के लिए जब वो आरएनआर गए तो उनको, आरएनआर तब बेस हॉस्पिटल में होता था, तो वहां गए तो उन्होंने कहा कि आपका जो हार्ट है वो फुली ब्लॉक्ड है और आपको बाईपास कराना पड़ेगा। सो द ऑफिसर वाज वेरी वरीड, एनीबॉडी विल बी वरीड कि हार्ट इज फुली ब्लॉक्ड एंड इट रिक्वायर्स, फुली ब्लॉक का मतलब होता है कि 50% ऑफ आर्टरीज आर ब्लॉक्ड। सो नया एस्कॉट हॉस्पिटल डॉक्टर त्रेहन ने खोला था, तो ये जनरल साहब गए उधर, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट वगैरह टेस्ट कराया, उन्होंने कहा हाँ वाकई फुली ब्लॉक्ड है, और अपॉइंटमेंट ले लिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो उन्हीं दिनों की बात है जब गुरुजी अभी नए नए आए थे। तो किसी ने उनको बोला कि देखो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, फैमिली के मेंबर्स बच्चे वगैरह बाहर से आ गए सब, और आप क्यों नहीं, एक गुरुजी आए हैं वहां से उनकी ब्लेसिंग ले लो, क्या पता आपका ब्लॉकेज ठीक हो जाए। तो वो जनरल साहब बोलने लगे कि आप लोग कैसी बातें करते हो, कौन सी सदी के लोग हो आप, कि ऐसे होता है कि 100% ब्लॉकेज जो आरएनआर ने बोल दिया और एस्कॉट्स ने बोल दिया और आप कह रहे हो कि गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। तो वो माने नहीं, मगर 1-2 दिन बाद फिर किसी ने कहा नहीं आपका क्या जाता है, वहां कोई फीस थोड़ी देनी है, कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी ले रहे हो, तो आप चलो। तो वो जनरल साहब आए, जब वो आए तो मैं भी वहां था। तो जनरल साहब को गुरुजी ने अपने चेंबर में भेज दिया, पान के पत्ते उनकी चेस्ट पे लगाए, गुरुजी ने कुछ मंत्र बोले, उसके बाद उनको बोला कि 20 मिनट वहीं रहो, और थोड़ी देर बाद
उनको बाहर बुला लिया और फिर गुरुजी ने उनको बोला कि अब तुम्हारा हार्ट ब्लॉकेज 0 है, यानी कि आपका कोई हार्ट ब्लॉक नहीं है। हम सब हैरान हो गए ये सुन के, मगर गुरुजी ने कहा जनरल साहब हुआ, आप जाके अपना टेस्ट कराइए, अगर आपका ब्लॉकेज है तो आपका तो अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, सब कुछ ऑपरेशन हो जाएगा ड्यू डेट पे, अगर नहीं है तो आपका कल्याण हो गया। तो फैमिली बहुत कंफ्यूज थी। ये फिर भी गए, ये स्कॉट्स हॉस्पिटल गए, इन्होंने बताया, ये नहीं बताया कि हम ऐसे आए हैं, उन्होंने कहा कि हमको एक बार फिर टेस्ट कराना। तो उन्होंने कहा कि ये महंगा टेस्ट है, 10,000 रुपया लगेंगे, मगर इन्होंने कहा हम देंगे। जब वो टेस्ट करते हैं तो ब्लॉकेज 0 है। सो दी डॉक्टर्स गेट वेरी कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने इनसे पूछा तो इन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे गुरुजी हैं, वहां से हम आ रहे हैं। तो वो उन्होंने उस 10,000 पैसे नहीं लिए, जो एडवांस लिया हुआ था उनसे ऑपरेशन का, वो सब रिटर्न कर दिया। और उस जमाने में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कुछ पैसा देती थी ऐसे बाईपास कराने के लिए, वो भी उन्होंने रिटर्न कर दिया। और वो डॉक्टर त्रेहन और बाकी डॉक्टर्स आए यहाँ गुरुजी के यहाँ पे, और उसके बाद डॉक्टर त्रेहन और वो सब डॉक्टर्स गुरुजी के भक्त बन गए। मगर देखिए, जनरल साहब का मेडिकल क्लियर हो गया, उसके बाद उनका कैरियर में वो जनरल बने कि नहीं बने, लेफ्टिनेंट जनरल बने कि नहीं बने, उसके बारे में मैं नहीं जानता। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कैसे गुरुजी हेल्थ का हीलिंग के, मैंने 2 सत्संग सुनाए जो हेल्थ रिलेटेड है, मैं अब और तरह के आपको सत्संग सुनाऊंगा। मैं एक एयरफोर्स में पायलट था, एक और मेरे पायलट दोस्त थे जो गुरुजी के भगत थे, वो वीआईपी स्क्वाड्रन के सीओ थे, तो वो डॉर्नियर जहाज उड़ाते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मेरे को एक ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए जाना है, जलंधर जाना है ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए, और गुरुजी भी आजकल जलंधर में है, अगर आप ठीक समझो तो मैं ट्रेनिंग फ्लाइट भी कर लूंगा, आप भी चलो हमारे साथ, हम गुरुजी के यहाँ दर्शन भी कराएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं गया उनके साथ पास उस दिन। उससे पहले हमने जलंधर फोन करके पता कर लिया था कि गुरुजी वाकई वहां पे हैं, एक सेवादार से, और पूछ लिया था कि अगर वो अगले दिन होंगे तो तभी हम खास गुरुजी के यहाँ जाएंगे। तो उन्होंने गुरुजी को भी बता दिया था कि ऐसे ऐसे वो जो पायलट अंकल हैं तुम्हारे भगत, वो लोग शायद कल आने वाले हैं। मगर जब हम जहाज के अंदर सवेरे 8 बजे बैठे तो एकदम विजिबिलिटी ड्रॉप हो गई, नवंबर का महीना था, और अचानक हमारी को टेक ऑफ क्लियरेंस फिर उसके बाद नहीं मिली। फाइनली वेदर क्लियर हुआ 12:30 के करीब, फिर हम टेक ऑफ किए। जब तक हम आदमपुर लैंड किए, उसके बाद हमने वहां से गाड़ी ली, जब तक हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो तकरीबन 3:30 बज चुके थे। गुरुजी तब रेस्ट कर रहे थे, थोड़े से 2-3 ही भगत वहां थे बैठे हुए। तो उन्होंने पूछा, वो आप लोग वो दिल्ली से आए हो, आप लोग पायलट अंकल हो? हमने कहा हाँ। तो वो बोलने लगे कि गुरुजी तो सुबह से आपकी बातें कर रहे हैं। तो anyway, Guruji was in his chamber resting. At 4 o'clock, Guruji came out, and immediately, moment he came out, we got up, touched his feet, and Guruji ने कहा कि ओह आ गए हो, इतनी देर क्यों कर देती? Before we could say क्यों कर देती, नहीं नहीं नहीं, दसने की लोड़ नहीं, मैंने सब पता है क्यों हो गया। Oh, we sat down, then we did some थोड़ी सी गुरुजी ने हमारे साथ बातें की, भजन सुनते रहे। हमारे को बेस कमांडर आदमपुर ने ये कहा था कि अगर आपको वापस दिल्ली जाना है तो यू हैव टू टेक ऑफ बाय 6 o'clock, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा और फिर हमारे पास नाइट के लिए आज प्लानिंग नहीं है, नाइट टेक ऑफ के लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो हमको इसका मतलब 5 बजे गुरुजी के यहाँ से निकले तो तभी 6 बजे हम टेक ऑफ कर सकते थे। तो मैंने 4:45 के करीब अपनी घड़ी की तरफ देखा तो गुरुजी मेरे साथ ही थे, ऊपर से देख रहे थे, और गुरुजी ने बोला, अरे पहले इतनी लेट आते हो, उन कड़ियां ना देखो। सो नो, मैं क्या गुरुजी, नो वी हैव नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू बी हियर फॉर एज लॉन्ग, वी आर गोइंग टू बी हियर थ्रू द नाइट। सो गुरुजी सेड फाइन। तो फिर चलते गए। फिर 8 बजे के करीब गुरुजी ने किसी सेवादार को बोला और वो 2 साड़ियां और 4 लड्डू के डब्बे लेके आया। उन्होंने मुझको और वो जो दूसरे सीओ थे उनको, हम दोनों को उठाया और कहा कि ये लो, ये आंटियों के लिए, एक एक साड़ी, 2-2 डब्बे हम दोनों को उन्होंने दे दिए और कहा हम तो सीध जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो 8 बज गए, हम तो जा ही नहीं सकते वापस, तो हमने तो कल सवेरे ही जाना है, तो आज तो लंगर खा के लेट रात को जाएंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, तुसी जाओ।
So orders were orders. We left for Adampur, and when we reached Adampur at around 9 o'clock, we find that the base commander is there. He told us that the night flying has been specially cleared. The runway is lit up. Your aircraft is ready. Now you can go back to Delhi. You won't believe it. फिर हम टेक ऑफ किए, फाइनली लैंड करके दिल्ली में अपने अपने घरों में 11 बजे के करीब रात को पहुंचे। कैसे गुरुजी ने ये सारी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट हुई, कैसे उनको पता था कि ऐसे नाइट फ्लाइंग क्लियरिंग उन्होंने करवाई, कैसे हुआ, सारी एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। मगर द फैक्ट दैट उन्होंने लंगर खाए बिना ही हमको भेज दिया, सो ऑब्वियसली ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। जब भी गुरुजी के यहाँ मैं जाता था, मैं इतना ज्यादा नहीं गुरुजी के यहाँ गया जितने बहुत और संगत के लोग जा चुके हैं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जगह जगह थी। असम में थी मेरी पोस्टिंग, अब्रॉड थी, मैं कभी बैंगलोर में पोस्टिंग थी, जगह जगह पोस्टिंग थी। तो जब भी मेरे को छुट्टी मिलती थी या मैं नॉर्थ को आता था, तभी मैं गुरुजी के यहाँ, पर जब भी मैं गुरुजी के यहाँ आता था तो मैं गुरुजी के बिल्कुल पास बैठता था। गुरुजी जरूर कोई ना कोई बात करते थे। गुरुजी हमेशा मुझे सबसे पहला सत्संग जब भी करवाते थे, जब भी मैं आया हुआ होता था, मेरे से करवाते थे। तो मुझको फीलिंग होती थी कि गुरुजी इज रियली ब्लेसिंग मी बाय डूइंग ऑल दिस। तो जब भी कोई वीआईपी आते थे गुरुजी के यहाँ पे, बहुत वीआईपी, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, चीफ मिनिस्टर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स गुरुजी के यहाँ आते थे। और मैं जब भी मैं वहां था, गुरुजी ने मुझे बहुत वीआईपीज को अपनी कहानी सुनाने के लिए 1-to-1 के लिए भेज दिया। कईयों को अपने चेंबर में भेज दिया, बोला जाओ चोपड़ा इनको मेरे चेंबर में ले जाओ, उधर जाके इनको कहानियां सुनाओ। उनका कहानी का मतलब सत्संग सुनाना था। तो तरह तरह के लोग मैं वहां मिला, जैसे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे, मायावती थी, भजन लाल थे, टीएन शेषन, और सबको मैंने अपने अपने तरीके से सत्संग। मगर हर वीआईपी की, सो कॉल्ड वीआईपी, गुरुजी के यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, सब संगत है। तो वो सबकी अपनी अपनी अप्रोच थी, अपने अपने तरीके से वो इस सब्जेक्ट को डील करना चाह रहे थे। उनको, कईयों को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी ने मेरे को क्यों भेज दिया, हु एम आई, कि आप गुरुजी मेरे को उनसे बात करने को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो मतलब चीफ मिनिस्टर है, वो एक कर्नल रैंक के अफसर के साथ थोड़ी बात करेगा। सो इस तरह की भी फीलिंग आई। मगर बहुत लोग जैसे वीपी सिंह थे, ये बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, और टीएन शेषन भी बहुत मैच्योर थे। और इन सब के साथ मुझको मिलने का और अपना सत्संग सुनाने का मौका हुआ। सवाल जवाब भी हुए। टीएन शेषन ने मुझे पूछा कि ये जो सब सत्संग आप सुना रहे हो उसका मतलब क्या है, हाउ डू यू प्रूव? देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम हाउ the power, which I will try and explain to you later as I go along with my satsang. गुरुजी की नॉलेज बहुत थी। उन्होंने कोई प्रोफेशनल, कोई पीएचडी, कोई एमए वगैरह तो नहीं की हुई थी, मगर उनकी फिर भी नॉलेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा थी। एक बार एक फैमिली आई, राजस्थान की कोई प्रिंसली फैमिली थी, एक लेडी थी, उनके साथ 3 ग्रोन अप गर्ल्स थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी। और जब वो आई तो गुरुजी को मिली, गुरुजी उनको जानते थे। गुरुजी ने कहा मेरे चेंबर में जाओ, चोपड़ा तुम भी जाओ इनके साथ, इनको कहानियां सुनाओ। तो मैं भी चला गया। सो दीज 4 लेडीज। अब गुरुजी का चेंबर छोटा सा, एक 10x10 कमरा था, एक चारपाई थी, एक मुड़ा सा पड़ा होता था, एक कुर्सी थी बस, और चटाई बिछी होती थी, बस इतना सा सिंपल गुरुजी का चेंबर था। तो मैंने इनके साथ अभी बात ही करनी शुरू की थी तो गुरुजी खुद ही आ गए। मैं चुप कर गया। मैंने सोचा मेरे को बाहर जाना चाहिए। मैं बाहर जाने लगा तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू खड़ा, ये थे खड़ा। सो गुरुजी ने बिटिया से पूछा, एक बिटिया से, कि तूने तेरा इम्तिहान कैसा हुआ? तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने इको ऑनर्स का 2nd ईयर का पेपर दिया है, तो ठीक ठीक हुआ, पक्का नहीं पता क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है, मैं तेनों 3 सवाल पूछता है तेरे फर्स्ट ईयर दे सिलेबस, अगर तो तू तीनों जवाब देते ते फिर तू पास है, अगर वो तीनों तू नहीं देते थे तू फेल। तो गुरुजी ने इको ऑनर्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के, बीए इको ऑनर्स के 3 सवाल पूछे उस लड़की को, पिछले साल के सिलेबस। उस लड़की ने कहा कि वो तीनों वाकई वही प्रीवियस ईयर के सिलेबस के सवाल थे, तीनों को जवाब नहीं दे पाई। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो पास हुई फेल हुई मुझे नहीं मालूम, मगर द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि गुरुजी की जो knowledge base थी, it was beyond just healing. He had
वेरी हाई सेंस ऑफ नॉलेज ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वो जो ब्लेसिंग भी देते थे वो तरह तरह की तरह। एक दिन मेरी वाइफ को सपना आया कि सपने में उन्होंने गुरुजी को हाफ शर्ट में देखा और ट्राउजर में देखा। तो एकदम वो चौंक के उठी और मुझको कहने लगी कि गुरुजी को मैंने आज हाफ शर्ट और ट्राउजर में देखा, ऐसे तो हम तो उनको हमेशा अपने रोब्स में देखते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही आपको सपना आया है, सपने में क्या है। फिर हमने कहा कि नहीं चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो हम थोड़ा अर्ली चले गए गुरुजी के यहाँ, एवलॉन रिसोर्ट्स में, वो थे एमजी रोड पे। तो हम 5 बजे पहुंच गए और नॉर्मली गुरुजी का वो संगत 6 बजे के करीब आती थी। तो 5 बजे हम जब पहुंचे तो सीढ़ियों पे बाहर एक एल्डरली लेडी बैठी हुई थी, हम भी जाके बैठ गए। क्यों हम बैठे तो दरवाजा खुला और दरवाजे में खड़े थे गुरुजी, और गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर्स पहनी थी और स्नीकर्स पहने हुए थे, वही जो मेरी वाइफ ने देखा। आई वॉज वेरी वेरी एनामर्ड कि देखो गुरुजी कैसे एक नॉर्मल इंसान जैसे हाफ शर्ट ट्राउजर में हम पहली बार देख रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा चलो अंदर आ जाओ। सो वी वेंट इनसाइड। एक लंबा साइड बोर्ड था एवलॉन रिसोर्ट में। गुरुजी ने छलांग मार के उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठ गए और मेरे को और मेरी वाइफ को एक एक हाथ में ऐसे पकड़ लिया और ये बातें करने लगे। 3-4 मिनट बात की। उसके बाद गुरुजी चले गए अपने चेंबर में, भजन चलने शुरू हो गए, हम बैठ गए। तो एक और मैंने आपको फैसेट बताया कि गुरुजी को हमने सारे जो संगत उनके साथ नहीं रही, जो संगत बाद में जुड़ी, उन्होंने हमेशा उनको रोब्स में देखा, मगर गुरुजी हर तरह के कपड़े पहनते थे, हर तरह का तरीके से ट्रैवल करते थे। गुरुजी ने कुछ चीजें मुझे बताई जो मैं समझता हूँ बहुत रेलेवेंट है। मैंने गुरुजी से बोला कि देखिए बहुत लोग आपके साथ इतनी देर से जुड़े हुए हैं, मगर सॉरी, जब मैं पहली बार आपके साथ यहाँ आपके आया, विद इन 45 सेकेंड्स आपने मुझे इंस्टेंटली ब्लेस कर दिया। वेयरएज बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में ये फीलिंग है, 1-1 साल हो गया, 2-2 साल हो गया, ना आपने कभी उनके साथ इंटरेक्ट किया, ना उनको फीलिंग हो रही है कि उनको ब्लेस हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो किस तरह ये ब्लेसिंग का। तो गुरुजी ने मेरे को जो इस के बारे में समझाया वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वो सारा एसेंस है। गुरुजी ने कहा कि जो गुरु होते हैं ना, उनके पास पावर होती है, वो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। कहते जैसे आप लोगों के हवाई जहाज में या ग्राउंड के ऊपर रेडार्स होते हैं, तो रेडार एक एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है और फिर वो किसी चीज के पास जाती है। वो जो जिसको एनर्जी लेनी है उसका भी एक एंटेना होता है, वो एंटेना उसकी तरफ एनर्जी की तरफ अगर फोकस होता है तो सारी की सारी उसके अंदर एनर्जी चल जाती है। तो गुरु जी के पास, गुरु जी कहते थे कि हमारे पास, गुरुओं के पास एक्सरे विजन होती है। कहते जिस दिन तुम पहली बार मेरे यहाँ आए, आप सीढ़ियां उतर रहे थे, मैं तुमको देख रहा था, मुझे क्लियर था तभी कि ये बंदा फुल्ली एंटेना मेरी तरफ लगा के आया, मीन्स ही इज फुल्ली कनेक्टेड, इसका माइंड फेथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। कहता क्योंकि तुम्हारा एंटेना मेरी तरफ फुल्ली अलाइंड था, जो मैंने एनर्जी आपको दी आपने रिसीव कर ली, ऐसे ही मैं एनर्जी सारी दुनिया को देने की कोशिश कर रहा हूं। मगर मोस्ट पीपल, जैसे वो कहते थे कंफ्यूज्ड आंटी, इफ एंड बट, वो ये एनर्जी ले नहीं पा रहे। तो प्रॉब्लम कहते हैं गुरु की नहीं है, गुरु हर जगह। कहते हैं यहाँ पे जो मंदिर है उसके अंदर हर चीज से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कहते गुरुओं के पास पावर होती है एनर्जी देने की। हर इंसान के अंदर थोड़ी सी एनर्जी की पावर है। हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सड़क पे जाता हुआ इंसान है, आप उसको पहली बार देख रहे हैं, आपको या तो आप कहोगे ये बहुत अच्छा इंसान है, हालांकि उसने बेचारे ने कोई मुंह भी नहीं खोला अपना, या आपको वो पसंद ही नहीं आता, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, फिर आपको पसंद नहीं आता, क्योंकि कोई एनर्जी वो ट्रांसमिट कर रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, और वो आपको ठीक लग रही है नहीं लग रही है, वो उसका क्या साइंस है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट। तो ये जो गुरुजी ने बात बताई कि मंदिर में गुरु की एनर्जी
लंगर प्रसाद में एनर्जी, पानी प्रसाद में एनर्जी, चाय प्रसाद में एनर्जी, भजनों में एनर्जी, हर चीज के अंदर एनर्जी की एक फील्ड बनी हुई है। मगर देखना है कि आप उस एनर्जी को ले पा रहे हो नहीं। बहुत लोग आज भी हम जानते हैं मंदिर जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कई लोग मोबाइल भी चेक कर रहे होते हैं, कई लोग गप्पे मार रहे होते हैं, अगली पिछली बातें अपने दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो रियली भजन को सुनते हैं। जो भजन है ना, गुरु जी ने खुद अपने होते हुए चुन चुन के सुनाते थे। एक एक भजन का मतलब है। मैं तो ये कहूंगा, अगर कोई 20% भी भजन को सुन लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, बिकॉज उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बताई जा रही है। तो ये मैंने समझा कि ये आपको बताना जरूरी है। नेक्स्ट चीज, वो गुरुजी बहुत लोगों से ना अपनी टांगे दबाते थे, पैर दबाते थे, पीठ दबाते थे, हाथ दबाते थे, बाजू दबाते थे। मैंने गुरुजी एक से पूछा, मेरे से भी उन्होंने दबाया, मगर बहुत लोग और थे जिनको मेरे से भी बहुत ज्यादा, जैसे अरुण शौरी हैं, उनसे बहुत दबाते थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, मेरी जो बेटियां, मेरी वाइफ, वो हमेशा एनवियस फील करते थे कि ये क्या है, गुरुजी आपसे दुआ चुके 3-4 बार, हमसे कभी नहीं दुआया। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरी बेटियां ये बोल रही हैं कि आप बड़ी सिलेक्टिवली लोगों से दुआ रहे हो, तो बाकियों से क्यों नहीं कराते। तो गुरुजी ने बताया कि ये जो प्रेसिंग लेग्स है, 2 चीजें इसमें, जब गुरु एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये एक तो एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि गुरुजी कहते थे कि जो भी मेरी टांगे दबा रहा है, जो बाजू दबा रहा है, उसको एनर्जी ट्रांसफर फास्टर रेट पे होता है। तो मैं उन लोगों को दबाने के लिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनके घर में, इनकी फैमिली में या इनके पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं उनको सिलेक्टिवली बुलाता हूँ। तो ये मेरे को फिर क्लैरिटी मिली, क्योंकि ये लोग भी बहुत बातें करते थे कि गुरुजी क्यों किस किस से टांगे दबाते हैं या पांव दबाते हैं या पीठ दबा, जो भी। तो मेरा कहने का मतलब ये समझना सबके लिए जरूरी है कि इसका मतलब था एनर्जी ट्रांसफर है। गुरुजी के यहाँ पे लेट नाइट सेशंस भी बहुत होती थी। मैं खुशकिस्मत था कि बहुत बार गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि आप लेट नाइट सेशंस के यहाँ पे रहो। उसमें क्या था कि जब लंगर प्रसाद के बाद काफी संगत चले जाती थी, कुछ लोग उनको गुरुजी 15, 20, 25, 30, 40 लोगों को गुरुजी कह देते थे कि नहीं तुम रुक जाओ। तो फिर बाद में एक और राउंड, कभी या तो चाय कॉफी प्रसाद भी होता था, कुछ कभी मीठे परांठे बन जाते थे, कभी पकौड़े बन जाते थे, कभी लड्डू प्रसाद आ जाता था, कुछ होता था। और कुछ कल्चरल चीजें भी गुरुजी वहां कराते थे। कोई लोग अच्छे अच्छे भजन खुद गा देते थे या कोई डांस डूंस भी कराते थे गुरुजी का। सो देयर वाज अ फैसेट जो लेट नाइट सेशंस थी गुरुजी की, उसमें भी ब्लेसिंग्स होती थी। गुरुजी बहुत लेट सोते थे, रात को 1-2 बजे। हम लोग तो अक्सर जल्दी आ जाते हैं, नॉर्मल संगत तो 10 बजे तक बाहर ही सबको भेज ही दिया जाता है। मगर इवन जो लेट नाइट सेशन थी वो भी खत्म हो जाती थी 12-1, 12:30-1 बजे तक। तो ये भी एक फैसेट था। हमने गुरुजी को ऐसे हवा से बड़ा लड्डू निकालते देखा मैंने 2 बार, और उस लड्डू को उन्होंने अगर 40 लोग बैठे तो 40 को दे दिया, फिर भी लड्डू बचा बचा रह गया काफी। ये भी करिश्मे हमने देखे हैं। तो अब मैं तुमको और 2-4 चीजें ऐसी सुनाता हूँ। एक बार एक लेडी थी, वो सिंगल थी, उनको घर से अकेली आती थी और वापस जाना था। तो 10 बजे के करीब उन्होंने मेरे आगे खड़ी थी, वो गुरुजी से परमिशन लेने के लिए। तो गुरुजी नॉर्मली जब ये सिंगल लेडी कोई अकेली आई है उसको एस्कॉर्टेड भेजते थे कोई और कार, खास करके एवलॉन रिसोर्ट में। तब ये मेट्रो नहीं था, ये एमजी रोड खाली खाली सुनी सुनी होती थी, बड़ी नैरो सी रोड होती थी। तो उसमें गुड़गांव जाना होता था तो उसको वो किसी से एस्कॉर्ट करते थे। पर उस दिन गुरुजी ने, और उनको कभी नहीं रोका था गुरुजी, उस दिन गुरुजी ने उनको बोल दिया कि नहीं 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 आप यहाँ बैठो, इतने चोपड़ा ना गला करो। आई वाज जस्ट बिहाइंड हर, तो दैट वाज आल्सो सिग्नल टू मी दैट यू आल्सो गो एंड सिट। सो मैं वो लेडी के साथ, दीपिका उनका नाम था, उनके साथ जाके बैठ गया।
तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने बताया मैं ऐसे कपूरथला में रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि कपूरथला में एक मेरी कजन है। तो मैंने कहा एक छोटा सा शहर है, अगर आप उसका नाम बताओगे तो मैं आपको बता पाऊंगा वो कौन है। तो उन्होंने जो नाम बताया वो मेरी खुद की मदर का था। यानी कि गुरुजी ने इस लेडी को मेरे साथ बिठा के ऐसा कनेक्शन कर दिया कि वो मेरी मदर की फर्स्ट कजन थी। अब मैं एक बैक फ्लैश देता हूँ। जब मैं क्लास 6 में था तो मेरी मदर और मैं कलकत्ता गए एक हॉलिडे के लिए। हमारे कोई रिश्तेदार थे। तो जिस घर में रहे, बहुत बड़ी आलीशान कोठी थी, बड़े बड़े कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन घर में एक लड़की की बात हो रही थी। छोटा था मैं, जब ये लेडीज बातें करती थी मैं सुन रहा था। और वो कह रहे थे कि एक लड़की के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। उस लड़की का नाम था गोगो। और वो गोगो के बारे में जब ये बातें मैंने सुनी तो मेरे बचपन से वो दिमाग में ये नाम गोगो चढ़ा हुआ था कि कोई लड़की है, हॉस्टल में पढ़ती है, गोगो उसका नाम है और है बड़ी अच्छी। आज जो लेडी के साथ मैं बैठा था वो वही गोगो थी जिसको मैंने क्लास 6 में जिसका नाम सुना। सो देखिए कैसे गुरुजी ने, एंड देयर आफ्टर शी बिकेम एब्सोल्युटली लाइक फैमिली। मेरे बच्चों को लुक आफ्टर करती थी, हमारी पोस्टिंग अब्रॉड हुई, हमारे बच्चों का सारा ध्यान वगैरह उसी लेडी ने रखा। तो कैसे गुरुजी लोगों को, बहुत सत्संग में सुना सकता हूँ जैसे लोगों को गुरुजी ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। एक बार ग्रेटर कैलाश में एक एल्डरली लेडी आई, 85 इयर्स की होगी, गुरुजी के यहाँ आके एकदम पाँव में बैठ गई और कहती है उठूंगी नहीं, मेरे को ठीक कर दो, मेरे घुटने में बड़ी दर्द होती है। गुरुजी वाज टोल्ड हर कि आंटी 85 ईयर ची नहीं गोड्या ची दर्द होएगी तो फिर कद होएगी, तो गोड्या तो दर्द सब होंगी है, तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। मैं कहने गुरुजी तू खुद की करदी है, कुछ घर च चलदी फिरदी है, कोई गोड्या लिए एक्सरसाइज करदी है, कोई डू यू डू एनीथिंग। फिर उसने कहा नहीं नहीं मेरे को तो बस आप ही ठीक कर दो। तो गुरुजी टोल्ड हर 3 थिंग्स ही आस्क्ड। ही सेज गुरुबाणी पढ़दी है, वो कहंदे नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः, वो कहंदे नहीं। एंड लाइक दैट शी आस्क्ड गीता दा पाठ करदी है, नहीं। गुरुजी सेड हुन उठ, सिद्धी घर जा, इन्हां तिन्नां च एक चीज करनी शुरू कर ते देखी तेरे गोडे ठीक हो जाए। See, the point he was making is that many people come to Guruji कि जादू की छड़ी चला, मेरे गोडे दर्द है, एकदम ठीक कर दो। Now there are old age related small things that all of you, somebody says I've got specs, old age में लगते हैं, आपको रीडिंग क्लासेस चाहिए ओल्ड एज के अंदर। तो गुरुजी ये सारी चीजों में लेसन्स देते थे। जब उन्होंने उस एल्डरली लेडी से ये सवाल किए, सब सुन रहे थे और सबको उन्होंने, मतलब इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि आप भी को भी कुछ एफर्ट करना है अपने आप को क्योर करने की। अब मैं जो नेक्स्ट बात आपको बताना चाह रहा हूं वो एक एसेंस है गुरुजी का। वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अनकंडीशनल कनेक्ट, टोटल फेथ, ये दोनों चीजें लाइफ के अंदर हर चीज के लिए जरूरी है। देखो मार्केट के अंदर डिस्प्रिन के केमिकल फार्मूला की 20 गोलियां आती है, एस्प्रिन ये वो कई तरह की, मगर आपको एक ही सब जेनेरेट या तो डोलो ही लेनी है, पैरासिटामोल ही लेनी है, क्योंकि आपके दिमाग में ये घुस चुका है, आपने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि डोलो ही बेटर है प्लेन पैरासिटामोल से। तो वो जो फेथ है या अनकंडीशनल कंडीशन आपने जो क्रिएट की है वो आपके ब्रेन ने की है, और वो जो ब्रेन है सेम ही अनकंडीशनल कनेक्ट आपको गुरु के साथ बनाना है, तभी गुरु की एनर्जी आपको मिलनी है। मैं आप उसको उसके बारे में आपको समझाता हूँ। गुरु जी कहते थे देखो जब ਤੁਹਾਨੂੰ ना तकलीफ ਹੁੰਦੀ है, छोटी जी तकलीफ हुई, पेट च दर्द हो गया, सिर च दर्द हो गई, तुसी अपना मेडिसिन बॉक्स खोल दो and from that medicine box you take out the medicine that you think will do the needful and then you have it and thereafter you become all right। अगर 3 दिन खाने के बाद आप ठीक नहीं होते तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हो, कहते हो कि देखो मेरे को ये तकलीफ है, मैंने ये गोली खाई, मेरे को कुछ फर्क नहीं। वो गोली बदल देता है, कोई चीज बदल देता है, कोई मल्लम दे देता है, कोई सिरप दे देता है, उसके बाद आप वो खाते हो, फिर 3-4 दिन के बाद आप ठीक नहीं होते।
जब नहीं ठीक होते तो वो कहता है चलो थोड़े से चेकअप करा लेते, वो चेकअप करा देता है, कोई ब्लड टेस्ट कराएगा, कोई एक्सरे करा देगा, उसके टेस्ट रिपोर्ट के बाद फिर थोड़ी दवाई बदल देगा। फिर भी अगर आप ठीक नहीं है, फिर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, किसी के पास भेजेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम। वहां आप अपॉइंटमेंट लोगे, फीस दोगे, लाइन में खड़े होगे, अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं मिलेगी, फिर आप ऐसे करते रहोगे, फिर कोई ऑपरेशन कराएगा, ऐसे करते करते MRI कर, ये कर, 6 महीने जब हो जाते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तब आप गुरुओं के पास आते हो। और फिर जब आप गुरु के पास आते हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई फीस नहीं, अपने टाइम पे आना, आके पानी प्रसाद ऑन द हाउस, कोई पैसा नहीं, चाय प्रसाद ऑन द हाउस, कोई खर्चा नहीं, एनवायरमेंट साफ सुथरी, क्लीन, डिसिप्लिन एनवायरमेंट में आ रहे हो, कोई किसी तरह का डर नहीं, कोई धक्का नहीं लग रहा है, भजन सुन रहे हो, शांति के साथ सुन रहे हो, फिर लंगर प्रसाद ले रहे हो, सब चीजों में आपको पका पकाया सामान मिलता है और एनवायरमेंट के अंदर मिलता है, और फिर भी आपको जल्दी है, अब भी ठीक कर दो। 6 महीने आप लगा के आए हो, लाइनों में खड़े होके आए हो, पैसा खर्च करके आए हो। तो ये जो गुरु के पास हम लास्ट जब जा रहे हैं, पेशेंस रखो, जुड़ने की कोशिश करो। दैट इज द जिस्ट ऑफ गुरुजीज। एंड ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुरुजी ने खुद मेरे को बताया, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। एक दो और सत्संग सुनाता हूँ, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। और मैं गुरुजी ने मुझे कहा था, चोपड़ा तुसी देखी चलते नु मैं किथे पहुंचाना, मींस ही सेड कि मैंने तेरे को बड़ा अफसर बनाऊंगा। मैं कर्नल रैंक पे जुड़ा था, गुरुजी ने बाद में एयर मार्शल बना दिया। उसके बाद भी रिटायर होने के बाद भी गुरुजी ने बहुत मेरे को पदवियां दे दी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग आज भी मेरे सिर पे चल रही हैं। आज भी किसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठा हूं मैं, और 10 साल हो चुके हैं सर्विस से रिटायर होके, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं देखो तेरे को कहाँ पहुंचाना है। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जब मैं एयर मार्शल था 2012 के अंदर, तो मैं मिराज 2000 का पायलट था। मैं फ्लाइंग करने के लिए लास्ट ईयर था मैं रिटायरमेंट का, से पहले तो सीनियर अफसर जाते हैं अपनी स्क्वाड्रन, जिसके अंदर हमने यंग डेज हमने स्क्वाड्रन कमांड की थी, वहां पे जाके मैंने सीओ के साथ सॉर्टिंग किया मिराज 2000 में खास ट्रेनिंग करके फ्रांस से आया था। और जब हम टेक ऑफ किए तो विद इन 5 मिनट्स ऑफ टेक ऑफ 11,000 फुट की ऊंचाई होगी, तो जहाज में एक जैसे बम फटता है वैसे एक धमाके की आवाज आई। तो हमें समझ नहीं आया कि क्या होगा। पीछे से आवाज आई तो हमने जब अपने इंडिकेटर्स अंदर मीटर्स वगैरह देखे जहाज के अंदर, तो हमको पता लग गया कि इंजन में कुछ चीज टूट गई है और इंजन के अंदर थोड़ी फायर टाइप लग गई है, टेम्परेचर बढ़ रही है और इंजन हमारा क्विट कर गया, सीज कर गया। तो उसके बाद सीरियस बात है, सिंगल इंजन था जहाज के अंदर, तो इमीडिएटली जहाज को नीचे डाइव में ग्लाइड में डाल दिया और उसके बाद तैयारी करनी शुरू की कि अभी निकलने का बहुत थोड़ा टाइम मिलेगा और हमको जहाज में से इजेक्ट करना है। और जो जहाज की इजेक्शन होती है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसके अंदर 2.5 सेकेंड्स के अंदर 19 रॉकेट्स या कार्ट्रिजेस फायर करते हैं, वो एक सीक्वेंस में होते हैं और उसमें जरा भी गलती हो जाए तो खत्म, इंसान खत्म हो जाता है। और बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, 28 टाइम्स द नॉर्मल फोर्स जो आज हमारे पे ग्रेविटी में नॉर्मली जो लगती है। तो इतनी ज्यादा फोर्स हमारे बॉडी पे लगती है। और मेरी उम्र थी 59 ईयर्स 2 मंथ्स। नॉर्मली जो 40 साल के ऊपर किसी को भी इजेक्ट करना होता है तो बॉडी के ऊपर बहुत स्ट्रेन रहता है, किसी को बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, नेक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो थोड़े से सेकंड्स थे हमको अपने आप प्रिपरेशन के लिए, मेरे दिल में 2 बातें आई। एक तो मैंने खुद को कहा कि आज मेरी सारी लाइफ की ट्रेनिंग का टेस्ट, और दूसरा मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने कहा गुरुजी आज अपना हाथ मेरे सिर पे रख देना। तो और उसके बाद हमने सीट का हैंडल खींचा और जो भी होना था हमें 2.5 सेकंड्स के अंदर सारे कार्ट्रिज
फायर हुए, पैराशूट खुला और आज मैं आपके सामने सीधा बैठ के सीधे तरीके से आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। ये है गुरु जी की पावर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए हर बात में हम अपनी, कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है तो हम गुरु जी को के साथ वो कह देते हैं कि हाँ ये तो गुरु जी करके हो रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ गुरु जी करके हो रहा है। देखिए हम घर पे बैठे हैं, बहुत लोग, हर घर में अक्सर जो गुरु जी के भगत हैं उन्होंने गुरु जी का स्वरूप लगाया। हमारे हर कमरे में गुरु जी की फोटो है। जब हम सवेरे उठते हैं तो बेड से जब सबसे पहली जो चीज नजर आती है हमारे को गुरु जी की फोटो। हम ये नहीं, बहुत लोग तो ये हैं घर पे चाय भी बनाते हैं तो उसका भी चाय प्रसाद बना के गुरु जी की फोटो के आगे रख के वो करते हैं। हर कोई अपना अपना फॉर्मूला बनाता है लाइफ के अंदर। हर चीज में हमको ब्लेसिंग है, मगर सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे को गुरु जी से है। यहाँ से दिल और दिमाग अगर गुरु जी के साथ लगा है तो आपको ब्लेसिंग्स फुल स्ट्रेंथ में मिलने वाली हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम कुछ लोग हैं पुरानी संगत वाले जो गुरु जी के समय थे, कुछ बहुत संगत 90% प्लस, मे बी 95% जो संगत है वो गुरु जी के साथ बाद में जुड़ी है, 2007 के बाद में जब गुरु जी ने समाधि ले ली थी। मगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की सत्संग 97 कंट्रीज में आज हो रहे हैं। मैं कितनी ही कंट्रीज के अंदर के साथ सत्संग करता हूँ, कोई ना कोई मेरे को बुलाता है सत्संग करने के लिए। मगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लेसिंग्स टोटल है। मैं कई बार जब मंदिर जाता हूँ और बाहर से बस में बैठता हूँ और बस के अंदर देखता हूँ कि मैं इकलौता पुरानी संगत वाला हूँ, तो मैं वो 3 मिनट के अंदर ही सत्संग सुना देता हूँ ताकि वो गुरुजी के मंदिर में पहुंचने से पहले ही उनका फेथ डबल ट्रिपल हो जाए। क्योंकि मुझको लगता है कि ये मेरे पे ओनस है एक पुरानी संगत होते हुए कि उनको एकदम गुरुजी के लिए उनके माइंड में एक स्ट्रेंथ बनाई जाए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ने ही उनको हील और क्योर करना है। मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं कि गुरुजी के यहाँ पे एक ना, जब गुरुजी थे आज भी एक खास फ्रेग्रेंस थी, एक रोज पेटल्स की फ्रेग्रेंस। आप देखते हैं कि गुरु जी के चरणों के पास की फोटो लग के उसके चारों तरफ रोज पेटल्स होते हैं। कई बार जो रोज पेटल हम लोग लगाते हैं उनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, और गुरु जी के यहाँ पे गुरु जी के चरणों में एक खास फ्रेग्रेंस थी, रोज टाइप ऑफ पेटल्स टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, डिफरेंट थी। आज भी कभी कभी अक्सर नहीं, वो फ्रेग्रेंस हमको अपने घर में ऐसे ही आ जाती है अंदर। मेरे साथ नहीं, सभी के साथ, कईयों के साथ ये ऐसा होता है, और एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आपके दिमाग और दिल में और बॉडी के अंदर आती है वो फ्रेग्रेंस को स्मेल करके। तो इसलिए गुरु जी के साथ ये जो मैंने आपको किस तरह के सत्संग बताए, एजुकेशन, मेडिकल, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, जुड़ाव कर देना लोगों के साथ, और एक ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर थे, बहुत सदाचित, बड़े लंबे होते थे, वो हमारे से भी पहले से शायद गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, 6 फुट लंबे थे। जब वो गुरु जी के यहाँ आते थे तो वो फुल बॉडी लेट जाते थे, फुल बॉडी लेट के गुरु जी को के पांव लगाते थे, और वो एक बात बताते थे मेरे को, उन्होंने 2-3 बार बताया और उनको भी बताया होगा, गुरुआ तो ब्लेसिंग्स खोनियां पहन मीन्स यू हैव टू ग्रैब दोज ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरु देने का तैयार बैठा हुआ है, मगर आपको ग्रैब, जैसे मैंने आपको बोला एंट्रेंस। सो एक किताब लिखी अभी रिसेंटली कमांडर शर्मा अंकल ने, उसका नाम है ब्लेसिंग रेडी। ब्लेसिंग्स रेडी मतलब अगर आप ब्लेसिंग्स लेनी है ना, उसके लिए अपने आप को ब्लेसिंग्स रेडी करो। मैं अगेन अमिताभ अंकल का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, आपने मुझे मौका दिया सत्संग सुनाने का। आप सब ब्लेस्ड हो जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए, जो अभी सत्संग सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, दैट यू आर ऑल ब्लेस्ड। वो ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं, मगर हमको अपनी तरफ से इतना एफर्ट करना है
कि हमको वो ब्लेसिंग्स लेनी है और किसी ना किसी तरह अनकंडीशनली फेथ के साथ गुरु जी के साथ जुड़ना है। जय गुरु जी एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। यस।